हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। तो आज अपन 7th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, न्यू स्टेट्स एंड देयर किंगडम। ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ों को समझना है अगर आपको, तो आपने 6th क्लास में पूरा थोड़ा सा मतलब बिल्कुल मैं कह लूँ एंशिएंट हिस्ट्री देखी थी। आपने महाजनपद देखा था, आपने क्या देखा था, आपने वैदिक कल्चर देखा था, वैदिक पीरियड आपने 6th क्लास में पढ़ा था, छोटा सा नॉलेज लिया था उस बारे में। मैंने आपको 7th क्लास की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ बताई है कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो बेस्ट है हिस्ट्री को एक पूरे मैनर में पढ़ा जाए, है ना। तो इस चीज़ को अपन जब आगे बढ़ाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या देखा कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन से सोर्सेज की वजह से अपन को हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है ना। अपन ने देखा कि पूरी 7th क्लास में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आप पढ़ोगे मिडिवल हिस्ट्री, है ना। मिडिवल हिस्ट्री मतलब आप पढ़ने वाले हो, मैं कह लूँ आपको अराउंड 1600 ईयर से लेके जब तक मुगल हैं। तो अपन देरी ना करते हुए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर आप जब भी सोशल को पढ़ते हो तो भाई मैप तो आपको भाई लेके चलना ही है साथ में। अब आप बोलोगे सर इंडिया का मैप ये तो नहीं है, हमने तो छोटे छोटे मैप देखे हैं, इंडिया का ऐसा मैप तो नहीं है, इंडिया की डिज़ाइन ऐसी नहीं है। क्या आपको मैप बनाना नहीं आता? अरे आता है भाई, लेकिन इस समय पे पाकिस्तान वाला एरिया भी इंडिया में था, मैं कहूँ कि इधर वाला कुछ पार्ट भी इंडिया में इन्वॉल्व था, इसलिए मैंने कुछ पार्ट इस तरीके से बनाया। मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया है कि इसमें कौन सा पार्ट इंडिया का था। अपन को ये जानना है कि कौन कौन से एरिया से कौन कौन से किंग्स जो थे वो उठ के आ रहे थे। मिडिवल हिस्ट्री में आप आने वाले चैप्टर में दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, दिल्ली के सुल्तान पढ़ोगे, है ना। आप मुगल पढ़ोगे, मुगल एम्पायर पढ़ोगे, लेकिन पूरे इंडिया में उनका एम्पायर तो था लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं था। छोटी छोटी जगह पर कहीं कहीं छोटे छोटे एम्पायर भी बसे हुए थे और वो धीरे धीरे पावरफुल होते गए। वही कहानी अब अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इंडिया में जब अपन ने देखा तो ये जानने को मिलता अपन को कि भाई वेस्टर्न वाला जो एरिया है, मिडिल वेस्टर्न वाला जो एरिया है, ये गुर्जर प्रतिहार वाले लोगों ने, गुर्जर प्रतिहार के लोगों ने एक्वायर कर रखा था। यहाँ पर कौन एम्पायर कर रहा था? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार के अंदर ही छोटी छोटी डायनेस्टीज भी थी, वो परमार हो गई, चंदेल हो गई, है ना। चीज़ों को बिल्कुल लिखते जाइएगा। मिडिल इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में गुर्जर प्रतिहार का एम्पायर था। थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर एम्पायर था पाल डायनेस्टी का। कौन सी डायनेस्टी का? पाल डायनेस्टी का। साउथ में एम्पायर था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। ये तीनों डायनेस्टी जो थी ये अपने अपने एरिया में एम्पायर कर रही थी, राज कर रही थी, शासन चला रही थी, लोग इनके अंदर खुश भी थे। लेकिन इनके बीच में एक एरिया आता है जिसका नाम है कन्नौज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, हिस्ट्री में पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है, और बीच में जब ये एम्पायर चल रहा था तब भी इंपॉर्टेंट था। तो तीनों जो डायनेस्टीज़ हैं, तीनों जो एम्पायर हैं, वो किसके लिए लड़ने लगते थे? कन्नौज के लिए। हर बार लड़ाई होती थी कन्नौज के लिए, इसलिए इनको ट्राइपेट वॉर भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसलिए इसको ट्राई वॉर भी बोलते हैं, ट्राई वॉर लिख लो, इसलिए इनको ट्राई वॉर भी बोलते हैं। तीनों की लड़ाई किन किन की लड़ाई थी? गुर्जर प्रतिहार, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी। किसको लेके? कन्नौज को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सर छोटे छोटे एरिया में कि भाई डायनेस्टीज तो ये थी, लेकिन सर आपने बोला था कि डायनेस्टीज़ का राइज भी हुआ है, नई नई डायनेस्टीज़ उभर के आई है, तो कैसे? उसका मतलब समझाओ, वो हमको समझ में नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ क्या है वो। क्या होता था, एक बड़ा एम्पायर रन कर रहा है, एम्पायर चल रहा है, बड़ा राजा उसको चला रहा है, उसके नीचे छोटे छोटे क्या होते हैं? ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जब वो छोटे ऑफिसर्स बड़े पावरफुल हो जाते हैं, छोटी पोस्ट वाले जो ऑफिसर होते हैं बड़े पावरफुल हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? किसी पर्टिकुलर एरिया के सामंत। अब वो सामंत बन जाते हैं पर्टिकुलर, मान लो मैंने बोला था आपको कि छोटे छोटे डायनेस्टीज़ राइज हो रहे थे। अब जब वो सामंत बन जाते हैं, है ना, छोटे छोटे डायनेस्टीज़ क्या होगी? सामंत बन गई। वो सामंत और ज़्यादा पावरफुल होकर क्या बन गई? वो बन गई महासामंत। और उन्होंने क्या कर दिया? अटैक कर दिया जिस पे वो राज कर रहे थे, मतलब जो जिसके अंडर वो काम कर रहे थे उन्हीं पे अटैक कर दिया। मान लो मेरे अंडर कोई काम कर रहा हो, इतना पावरफुल हो गया कि उसने मुझ पर अटैक कर दिया और मेरी डायनेस्टी को, मेरे राज्य को हड़प लिया। तो ये होता है, यही एक रीज़न था कि राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी वो जो थी सामंत थी किसके? चालुक्य डायनेस्टी के। राष्ट्रकूट डायनेस्टी किसके सामंत थी? चालुक्य डायनेस्टी के। और राष्ट्रकूट डायनेस्टी कौन से स्टेट का? मान लो कर्नाटक वाले एरिया में राज कर रही थी।
गुजर प्रतिहार वाला जो एरिया वो एमपी और गुजरात और राजस्थान वाला एरिया था। पाल डायनेस्टी वाला छत्तीसगढ़ झारखंड वाला एरिया था। ये एरियाज लिख लेना, पेपर में आते हैं, ठीक है ना। मैंने बोला राष्ट्रकूट जो थे चालुक्य के कहते हैं सबऑर्डिनेट थे या फिर सामंत थे, उनके अंडर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इतना पावरफुल होगा उन पर अटैक करके उनका एरिया को एक्वायर कर लिया। और इसका जो किंग था वो थे दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग कौन सी डायनेस्टी के किंग है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, है ना। और इन्होंने क्या करा, हिरण्यगर्भ करके एक यज्ञ कराया, हिरण्यगर्भ करके एक यज्ञ कराया और खुद को क्या करा, क्षत्रिय कन्वर्ट करा, क्षत्रिय रूलर में, है ना। तो हिरण्यगर्भ यज्ञ किसने करवाया? दंतीदुर्ग ने करवाया। कौन सी डायनेस्टी के थे? राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे। कौन से एरिया में रन कर रही थी डायनेस्टी? कर्नाटक में। किसको अटैक करके जीती थी? चालुक्य डायनेस्टी को। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैंने क्या बोला, इस समय पे यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था, टेम्पल बन रहे थे, लोग क्या कर रहे थे, क्योंकि टेम्पल जो है, मैंने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में आर्किटेक्चर जो है, पेंटिंग्स जो है, स्टोरीज जो है, टेम्पल जो हैं, वो जो हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते थे लोगों के। इसलिए क्या करते थे, बड़े बड़े राजा मंदिर बनवाते थे। तो इन्होंने क्या करा, गुजर प्रतिहार में चंदेल जो थे, गुजर प्रतिहार में एक छोटी सी डायनेस्टी थी चंदेल, है ना। उन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया? खजुरो, जो कि यूनेस्को साइट है। कहाँ पर है? एमपी में है, ठीक है। इसी के बाद में एक और बनवाया राष्ट्रकूट द्वारा। राष्ट्रकूट कहाँ पर है? इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले एरिया में, महाराष्ट्र भी है ना। तो राष्ट्रकूटों ने एक नरसिम्हन एक मूर्ति बनवाई, है ना। नरसिम्हन एक आर्किटेक्चर बनवाया जो कि आधा तो मैन से बना हुआ था, आदमी से, और आधा जो था वो लॉयन से। इसलिए लिखा नर सिंह, नर मतलब आदमी और सिंह मतलब सिंह, शेर, ठीक है ना। तो आदमी और शेर का आधी आदमी की थी और आधी शेर की मूर्ति थी। ये कहाँ पर मिली? एलोरा केव्स में मिली। कहाँ पर मिली बच्चों? एलोरा केव्स में मिली, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चला, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चलता था? एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए सीधी सी बात है, किसी को कुछ उपाधि दी जाएगी, पैसा कहाँ से आएगा, तो वो चीज़ अपन देख रहे हैं। इधर इस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, बड़ा जो राजा होता था वहाँ पे उस समय पे उपाधि चलती थी महाराजा धीराज की, है ना। बड़ा जो अच्छा किंग होगा उसको महाराजा धीराज की उपाधि दी जाती थी। ऐसी एक और उपाधि थी, एक और अवार्ड था जिसका नाम था त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन मतलब त्रि मतलब ट्राई मतलब थ्री, भुवन मतलब तीनों लोकों का, चक्रवर्ती मतलब मालिक, है ना, लॉर्ड ऑफ द 3 एरियाज, है ना। तो ये ट्राई एरियाज के लॉर्ड को बोला, त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। तीनों लोकों का मालिक जो है वो त्रिभुवन चक्रवर्ती हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो टैक्स जो होता था, वो टैक्स कलेक्शन जो होता था वो कैश में होता था, ठीक है ना, कैश में होता था। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या चलती थी, ऐसे प्रशस्ति चलती थी, छल्ले टाइप वाली, है ना, जो सिर्फ किंग जो है उस पर मोहर लगाता था, है ना। जो बढ़िया फिर बड़े ऑफिसर जो होंगे वो उस पर मोहर लगाते थे। तो ये टैक्स का काम करते थे कि ये मोहर, इतनी मोहर इससे टैक्स लेनी है, उससे इतनी मोहर टैक्स लेनी है। ये चीज़ समझ में आई? प्रशस्तीज लिख लेना, प्रशस्ति, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ अच्छे से बता दी कि यहाँ पर क्या हो रहा था। अब भाई अलग अलग डायनेस्टी अलग अलग एरिया में रूल कर रही है। हर कोई डायनेस्टी अपने आप को पावरफुल बताना चाहेगी। अब जब हर कोई डायनेस्टी अपने आप को पावरफुल बनाना चाहेगी तो वो अपने लोगों को हैप्पी करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए क्या करेगी, वहाँ के लोगों के लिए काम करेगी। वहाँ के लोगों के लिए काम करती थी तो ऐसे ही क्या होता था कि जो किंग्स होते थे वो ब्राह्मण्स को गिफ्ट देते थे, और वो ब्राह्मण जो गिफ्ट इकट्ठा करते थे वो लोग सब चीज़ें काहे में लगाते थे, टेम्पल मेकिंग में। टेम्पल जो बनाने में उसका यूज़ किया जाता था, उस मनी का, उस फाइनेंशियल जो जितना भी सर्विस निकल के आती थी, फाइनेंशियल जितना भी पैसा निकल के आ रहा है उनका यूज़ किया जाता था टेम्पल बनाने में, मंदिर बनाने में। हर कोई अब स्टेट में अपने अपने अच्छे अच्छे मंदिर बनाता था। कुछ मंदिर के एग्जाम्पल अपन देखेंगे और चैप्टर उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होने के दौर पर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, अब लड़ाई के लिए हर कोई मजबूत होना चाहता था, लेकिन इसी समय क्या हुआ, आक्रमणकारी भारत में आना शुरू हो गए। क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ पे लोगों को अच्छा फ़ायदा दिखता है वहाँ पर लोग अटैक करते हैं, उस तरफ लोग भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे इंडिया में इस समय पे कौन आया, महमूद गजनी। और महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल को इतनी बार लूटा, मतलब 20 से 25 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। किसके द्वारा, महमूद गजनी द्वारा, है ना। और महमूद गजनी द्वारा लूटा गया सोमनाथ टेम्पल को। कहाँ पर है सोमनाथ टेम्पल, गुजरात में है,
ठीक है। 997 से लेके 1030 तक के बीच में वो इंडिया में आया था, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, इसका एक समकालीन, इसका एक टेम्पररी था, है ना, वो था अल बरूनी। मैं कहूँ इसका राइटर कौन था, महमूद गजनी के अंडर कंटेम्पररी एक राइटर था, है ना। उसने पूरे भारत को लेके, महमूद गजनी ने बोला कि एक बुक लिखो भारत के लिए, तो अल बरूनी ने एक बुक लिखी, उसका नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, भारत की एक बुक लिखी किताब उल हिंद। इससे अपन को यहाँ का थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता है इस एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इस बीच में ये भारत में रहा लगभग 30 to 33 ईयर्स इंडिया में रहा। तो अल बरूनी ने सारी चीज़ देखी कि क्या क्या इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अपन को सोर्सेज भी मिल गया एक तरीके से, है ना। उसका राइटर का नाम भी पता पड़ गया और उसकी बुक का नाम भी पता पड़ गया। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, मैंने बोला जब इंडिया में अटैक कर रहे हैं लोग, तो इंडिया वाले भी तो अटैक करेंगे। तो ऐसे ही एक बहुत पावरफुल पर्सन का मैं नाम लूँगा, वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इन्होंने जब भारत में मोहम्मद गौरी आया ना, महमूद गजनी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अटैकर था। मोहम्मद गौरी भारत में राज करने के लिए आ रहा था। मोहम्मद गौरी जब भारत में राज करने के लिए आया, तो उसने फर्स्ट टाइम इंडिया में अटैक किया कब, 1191 में। पृथ्वीराज चौहान जो था वो अजमेर वाले एरिया पर रूल कर रहा था। उसने भारत पर अटैक किया 1191 में। 1191 में उन्होंने भारत पर अटैक किया, है ना, और उन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे अटैकर को हरा दिया। मोहम्मद गौरी जैसे इतने बड़े राजा को उसने हरा दिया। वो कहीं से भी आया हो, अफगानिस्तान वाले एरिया से आया था वो, है ना, तो कहीं से भी आया हो, उसने उस पर्सन को हरा दिया। लेकिन अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गौरी साजिश रच के आया और पृथ्वीराज चौहान को फिर हरा दिया, है ना। ये था बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, है ना। और ये बैटल ऑफ तराइन सेकेंड, ठीक है ना। तो पूछा गया कि कब आया मोहम्मद गौरी कब हारा, 1191 में। लेकिन मोहम्मद गौरी वापस आके कब जीता, अगले ही साल आके 1192 में। अब ये डायनेस्टीज़ तो चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब ये डायनेस्टीज़ तो इंडिया में रूल कर रही हैं, वही चल रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ डायनेस्टी और थी। मैंने बोला कि सब ऑर्डिनेट डायनेस्टीज निकल के दूसरे अपने ही जो मालिक थे उनको हरा के उधर ही राज करने लग जाती थी। इसका एक एग्जाम्पल है चोला। चोला डायनेस्टी जो थी, चोल डायनेस्टी जो थी वो तमिलनाडु और केरल वाले एरिया में थी। चोल डायनेस्टी तमिलनाडु और केरल वाले एरिया में थी, है ना। ये जो थे किसके सब ऑर्डिनेट थे, चोल डायनेस्टी किसके सब ऑर्डिनेट थी, ये थी पल्लव डायनेस्टी के, है ना। चोल डायनेस्टी के 2 किंग के नाम आपको याद करने हैं। चोल डायनेस्टी का एक किंग है राजराजा प्रथम, राजराजा फर्स्ट। ये वो आदमी था जिसने यहाँ पर राज तो किया इस वाले एरिया में, लेकिन इसने सी रूट भी दिया। तो यहाँ वाले एरिया जो यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी इसका एम्पायर था। तो फर्स्ट सी रूट किसने देखा, मतलब फर्स्ट सी रूट वाला एम्पायर कौन था, वो था राजराजा फर्स्ट। कौन सी डायनेस्टी का था, चोल डायनेस्टी का था। कौन सी डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी किस डायनेस्टी की सब ऑर्डिनेट थी, पल्लव डायनेस्टी की सब ऑर्डिनेट थी। ये चीज़ क्लियर हुई। अब राजराजा फर्स्ट जो है वो सी रूट के थ्रू उसने बड़ा अच्छा से देखा, लेकिन राजराजा फर्स्ट का ही लड़का था, वो था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल लिख लो आगे, चोल डायनेस्टी चोल है, राजराजा चोल लिख लो सरनेम एक तरीके से। तो राजेंद्र चोल ये भी बहुत पावरफुल एक किंग था, ठीक है ना। और ये जो पूरे लोग थे चोल डायनेस्टी की, जो चोल डायनेस्टी थी, पूरा एम्पायर जो था वो कावेरी डेल्टा के आसपास बचा हुआ था, है ना। और ये मैं कह लूँ आपको उर्रायूर से लेके तंजावुर तक इनका फैलाव था। उर्रायूर से लेके तंजावुर तक इनका फैलाव था। ये चीज़ें क्लियर हो गई। आपने सारी डायनेस्टी का थोड़ा बहुत देख लिया है ना। ये जो डायनेस्टी थोड़ा बहुत ही है आपके, इसमें आपको पॉइंट पकड़ने हैं और उनको अच्छे से नोट करके लिखना है, और एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आएंगी, इसके बाहर पेपर में नहीं आएगा। अब मैंने आपको बोला ये तीनों जो थे इनका बैकग्राउंड तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, लेकिन चोल डायनेस्टी वाला जो एरिया, चोल डायनेस्टी भी तो उभर के आई भाई, पल्लव डायनेस्टी को हराया और चोल डायनेस्टी फिर उसको हटा दिया गया और चोल डायनेस्टी उसके एरिया में राज कर रही है, तो वो भी तो उभर के आई। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यहाँ पर भी क्या था, राजा जो थे वो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब दयालु थे, लोग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नेचर के थे, अच्छा बिहेव था उनका, किनको लेके, वहाँ के लोगों को लेके, है ना। और 2 चीज़ें थी, एक तो उर और एक नाडू।
नाम हो सकता है, टर्म्स पूछे जा सकते हैं। उर क्या है? उर जो था एक सिंगल पर्सन था जो टैक्स कलेक्ट करता था। सिंगल पर्सन बोलूँगा, सिर्फ सिंगल पर्सन वो टैक्स कलेक्ट करेगा तो वो उर है। लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन टैक्स कलेक्ट करेंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन जो हैं टैक्स कलेक्ट करेंगे तो वो सब पर्सन मिलके क्या बनाते हैं? नाडू। उन सबको बोला जाता है नाडू। तो ये लोग कौन है? टैक्स कलेक्टर है। किसके टाइम पर? चोल डायनेस्टी के टाइम पर। चोल डायनेस्टी के 2 इंपॉर्टेंट राजा अपन ने देख लिए। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। सारी चीज़ों को अच्छे से लिख लीजिए, वापस